Hello student, today we will study chapter 3 of your history book and chapter name is Ruling the Countryside. In our previous video, we will discuss about the country became the Diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture and different types of land settlements started by British in India. First is permanent settlement and problem of permanent settlement. Second is Mehalwari system. Third is Monroe system and problem of all these three systems. Now we will discuss about crops for Europe. The company forced the peasant to grow the crops that Europe required. For example, jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the UP, wheat in the Punjab, rice in the Madras, and opium, indigo in Bengal. The British used a variety of methods to expand the cultivation of crop that they needed. Means कि स्टार्टिंग में जो कंपनी थी उसका मेन पर्पस था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना बंगाल से, बट अब उसका मेन फोकस ये था कि वो इंडिया में उन्हीं क्रॉप को ग्रो कराए जिनकी डिमांड यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा थी. तो इसलिए उन्होंने जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट थे, हर स्टेट से अलग अलग क्रॉप्स को प्रोडक्शन उनका इंक्रीज करने के लिए उन्होंने डिफरेंट सिस्टम ट्राई किए. और इन क्रॉप्स के लिए एरिया इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह की वैरायटी ऑफ मेथड उन्होंने स्टार्ट किए. फॉर एग्जांपल, इंडिगो प्लांटेशन इन इंडिया. ब्रिटेन टर्न्ड टू इंडिया. कंपनी स्टार्ट एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन. इन लास्ट डिकेड ऑफ 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo dominated the world market. As the indigo trade grew, commercial agent and official of the company began investing in indigo production. Attracted by the prospect of a high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planter. Means कि जो इंडिया में इंडिगो ग्रो होता था उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड थी और वो इंडिया का इंडिगो पूरे वर्ल्ड में फेमस था. तो जो ब्रिटिश थे, जैसे उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी कि इंडिया में वही क्रॉप ग्रो कराएंगे वो जिनकी यूरोपियन कंट्री में डिमांड है. तो उन्होंने देखा कि इंडिगो की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है. इंडिगो का यूज होता है क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, इसलिए उन्होंने इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड स्टार्ट किए. और इंडिगो प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए जो कंपनी थे उसके जो डिफरेंट ऑफिसर और एजेंट थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया इंडिगो प्रोडक्शन पे. इन्होंने फोकस किया. जब देखा सभी जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने देखा कि इंडिगो प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ब्रिटेन से डिफरेंट लोग यहाँ आके सेटल हो गए और वो एज ए प्लांटर यहाँ वर्क करने लगे. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. Indigo is used for dye the cloth. India's tropical climate suitable for its growth. Only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European country depend on another plant called wood to make violet and blue dye. Means कि उस टाइम जो इंडियन इंडिगो था पूरे वर्ल्ड में फेमस था और इंडिका का यूज होता है तो उसको डाई करने के लिए, इससे रिच ब्लू कलर बनता है. जो इंडिगो प्लांट है वो ट्रॉपिकल जोन्स में ग्रो होता है, इसलिए इंडिया का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल था. ज़्यादातर जो इंडियन इंडिगो था वो इटली, फ्रांस, इराक में उनको सप्लाई होता था, तो यूरोपियन मार्केट में वो बहुत कम पहुंच पाता था. तो वहाँ के जो यूरोपियन कंट्री थे वो क्लोथ्स को डाई करने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड थे, दैट इज, और उसका नाम था वुड. बट दोनों में डिफरेंस ये था कि जो इंडिगो का जो डाई करते थे उससे एक रिच ब्लू कलर मिलता था, बट जो वुड था उससे क्या बनता था कि उसका जो कलर होता था वो ब्लू थोड़ा वायलेट कलर का होता था और वो कलर थोड़ा डल था, इसलिए लोग ज़्यादातर इंडिगो को ही लाइक करते थे. Wood is a plant of temperate zone and easily available in Europe. Indigo produced a rich blue color, but the dye from wood was pale and dull.
After some year, indigo plantations start in different part of world. When cotton industry start in Britain, the demand of indigo increase, so it turned to India. मीन्स कि जो वुड प्लांट था वो टेम्परेट जोन में ग्रो होता था, मीन्स वो यूरोपियन कंट्री में वो ग्रो होता था, बट उसका मेन डिफरेंस ये था कि जो वुड था उसका जो कलर था वो पेल और डल बनता था, जबकि इंडिगो से जो कलर था वो ब्लू रिच बनता था, वो शाइनिंग थी उसके अंदर, लोग उसी को लाइक करते थे। धीरे धीरे जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में प्लांटेशन स्टार्ट हुआ और डिफरेंट पार्ट्स में इंडिगो ग्रो होना स्टार्ट हुआ, बट उसी टाइम ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और जो इंडिगो थी उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी और इसके लिए ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ मूव किया। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? फर्स्ट इज niche cultivation. In this system, planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rent it from जमींदार। कि जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था वो टू टाइप से होता था। फर्स्ट था निच कल्टीवेशन। निच कल्टीवेशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंडिगो कल्टीवेशन खुद की लैंड पे होता था, कि जो भी प्लांटर हैं वो क्या करेंगे, पहले वो लैंड परचेज करेंगे और उस पर वो जो लेबर या जो भी उनको इक्विपमेंट रिक्वायर्ड थे उनको परचेज करके वो अपने आप ही इंडिगो ग्रो करेंगे। तो जो प्लांटर थे वो बाहर से आए थे, उसके लिए वो क्या करते थे कि या तो वो सीधे जो फार्मर थे उनसे डायरेक्ट लैंड परचेज करते थे या फिर जो जमींदार से उनसे लैंड रेंट पे ले लेते थे। प्रॉब्लम ऑफ निच कल्टीवेशन। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। लेबर वर नॉट इजीली अवेलेबल। A large plantation required a vast number of block, but at same time peasants were busy in rice cultivation. Means कि जो niche cultivation था उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि अभी जो भी प्लांटर्स थे जो इंडिगो प्लांटेशन कर रहे थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इंडिगो प्लांटेशन के अंदर आए, बट इंडिया का पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए लैंड को एक्सपेंड करना वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं था और इंडिगो प्लांटेशन को लेबर ज़्यादा चाहिए होता है। और सेम उसी टाइम जो इंडियन पीजेंट थे वो राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, इसलिए वर्कर उनको मिलते नहीं थे। थर्ड कि जो इंडिगो प्लांटेशन है उसमें को भी ज़्यादातर प्लग या ब्लूकआउट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती थी और उसी टाइम पीजेंट को राइस कल्टीवेशन के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए होती थी, इसलिए भी इस निच कल्टीवेशन के साथ धीरे धीरे प्रॉब्लम होती जा रही थी और इनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा था। सेकेंड इज इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयर्स। अंडर रेयर्ड सिस्टम प्लांटर फोर्स द रेयर टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नोन एज असाइनमेंट। Those who signed the contract got cash in advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. According to contract, Rohit cultivated indigo on minimum 25% of his land. When the crop was delivered to the planter after harvest, a new loan was given to the Rohits and the cycle started again. मीन्स कि जो फर्स्ट निच कल्टीवेशन में ये था कि प्लांटर खुद लैंड को परचेज करते थे और उसके बाद उसमें इंडिगो कल्टीवेशन कराते थे। सेकंड में ये है कि जो रेयर्स मीन्स पीजेंट वो क्या करते थे, खुद की लैंड पे इंडिगो ग्रो करते थे। तो जो भी रेयर्स थे इंडिगो ग्रो करना चाहते थे उनको पहले प्लांटर्स थे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि वो अपनी मिनिमम जो उनके पास लैंड है उसका 25% पे वो 25% और जो वो भी जो कि सबसे बेस्ट लैंड थी उस पे वो इंडिगो कल्टीवेट करेंगे। और इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए प्लांटर उनको एडवांस में लोन या मनी देते थे ताकि वो इंडिगो प्रोड्यूस कर पाए। और जब वो क्रॉप को कट करके उसको प्लांटर को डिलीवर कर देते थे उसके बाद प्लांटर उनको सेकंड दोबारा से लोन देते थे। इट मीन्स कि उनका जो लोन का साइकिल था वो कभी भी एंड नहीं होता था। प्रॉब्लम ऑफ रेट सिस्टम। द प्राइस Rohit's got was very low
and the cycle of loans never ended. The planters insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants cultivate rice. Indigo has deep roots and it exploited the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. कि जो रेट सिस्टम था उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि जो रेट्स को जो लोन मिलता था उसमें उनका जो प्राइस था रेट्स को, यानी कि जो उनको इंडिगो सेल करने के बाद जो प्राइस मिलता था वो बहुत कम था। इससे वो उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी और जो उनका साइकिल ऑफ लोन था वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था, इसलिए वो लोग इसके अगेंस्ट जा रहे थे। सेकंड जो प्लांटर थे वो ये चाहते थे कि जो इंडिगो कल्टीवेशन होगा वो उनकी जो बेस्ट सॉइल है रेट्स की उसी पे वो कल्टीवेट करें, जबकि पीजेंट चाहते थे कि जो उनकी वेस्ट लैंड है उस पर वो राइस कल्टीवेट करें। जो इंडिगो था उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जिस लैंड पे इंडिगो ग्रो होता था उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती थी, यानी कि जिस लैंड पे इंडिगो ग्रो हो गया उसके बाद उस लैंड पे जल्दी से कोई दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती थी। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर In March 1859, Reds in Bengal start rebellion against indigo planter. They refused to pay rent to planter and attack indigo factories. Those who worked for planter were socially boycotted. The Gomatha means the agent of planter who come to collect rent were beaten up. Reds got support of the local Jamidar and village headmen in their rebellion against the planter because Jamidar were unhappy with the increasing power of the planter. मीन्स कि लोगों ने देखा कि इंडिगो प्लांटेशन से उनको डे बाई डे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन लोगों ने इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दिया और जो प्लांटर थे उनको रेंट देने से मना कर दिया और जो इंडिगो फैक्ट्री थी उस पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जो भी प्लांटर थे उनकी जो भी हेल्प कर रहा था उनका सोशली बायकॉट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। गोमाथा जो कि प्लांटर्स के एजेंट थे, रेंट कलेक्ट करने के लिए जब विलेज में आते थे तो लोग उनकी पिटाई करने के उनको भगाने लगे और जो रेड्स थे उनको लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जब विलेज हेडमैन और जमींदार उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा डे बाई डे जो प्लांटर थे उनकी पावर इंक्रीज हो रही है और जो विलेज हेडमैन और जमींदार थे उनकी पावर डे बाई डे कम होती जा रही है, तो वो लोग भी इसके अगेंस्ट जाने लगे। रेड आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द planter. After the revolt of 1857, the British government was worried about the possibility of another rebellion. मीन्स कि धीरे धीरे रेड्स को ये सोचने लगे वो लोग कि जब विलेज हेडमैन जमींदार उनके साथ हैं और हो सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उनको सपोर्ट करे और जो भी प्लांटर थे उनके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद वो उनको काफ़ी चिंता हो रही थी कि इंडिया में कभी दूसरा पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए। क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर मजिस्ट्रेट ऑफ बंगाल टू इशू एन ऑर्डर विच स्टेट दैट रेड्स वुड नॉट बी फोर्स्ड टू एंटर इनटू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिगो कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। द कमीशन हेल्प द प्लांटर the commissioner held the planter guilty and criticized them for the coarse method they use with indigo cultivators. मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये डर था कि इंडिया में जो इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 1857 के जैसे एक बड़ा रिबेलियन ना बन जाए, इसलिए क्वीन विक्टोरिया ने बंगाल के उस टाइम जो मजिस्ट्रेट था उसको ऑर्डर दिया कि वो एक इशू ऑर्डर निकाले जिसके अकॉर्डिंग कि जो प्लांटर थे वो रेड्स को फोर्स ना कर पाए कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करें और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया और इंडिगो कमीशन ने डिसाइड किया कि प्लांटर्स गलती हैं और वो रेड्स को फोर्स नहीं कर सकते इंडिगो ग्रो करने के लिए। कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेड्स, नाउ दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो।
After the revolt, indigo production collapsed in Bengal and shifted to Bihar. Mahatma Gandhi visit in Champaran 1817 marked the beginning of Champaran movement against the indigo planters. Means कि जो इंडिगो कमीशन था उसने ये भी डिसाइड किया, ये भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन था उससे केवल प्लांटर को ही प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि जो रेट्स थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए वो लोगों को अब ज़रूरत नहीं है कि वो चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं कि उनको इंडिगो प्लांटेशन करने की अब या इंडिगो ग्रो करने की अब कोई नीड नहीं है। इसके बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन डे बाई डे फिनिश हो गया, और जब बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन फिनिश हो गया उसके बाद धीरे धीरे ये बिहार में शिफ्ट होने लगा। बिहार का जो चंपारण मूवमेंट है जो 1817 में हुआ था वो भी इंडिगो प्लांटेशन से ही रिलेटेड था। थैंक यू। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।